तो स्लोप ज़्यादा मतलब कि ढलान ज़्यादा, मतलब तुम क्या करो, इस पर बैठ जाओ, यहाँ तुम बैठ जाओ और बैठने के बाद फील करो कि तेजी से नीचे कौन हुए, जिसमें तुमको कितना सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा झूला झूलने में, उसका स्लोप ज़्यादा मतलब ढलान ज़्यादा होगी, यानी वो आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबेटिक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेई एंड न्यू ट्यूटोरियल। आज हम आपके लाए हैं थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारे एक जगह, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको पढ़कर हम जो जेई के सवाल को है सॉल्व कर सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को रिवीजन कर सकते हैं। इस सीरीज के थ्रू हम रिवीजन करेंगे और इस सीरीज का नाम है आपका ब्रह्मास्त्र, ठीक है। ब्रह्मास्त्र मतलब कि हम जो यहाँ पर जो भी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो आपको ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे, मतलब कि जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उस टॉपिक्स को हम टच करेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पोलिट्रॉपिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें वर्क क्या होगी, हीट क्या होगी, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्क होता क्या है, ठीक है। तो वर्क का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो हमारा इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डी वी, ठीक है। कोई भी प्रोसेस हो आपको ये बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, उससे आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो वर्क पॉजिटिव का होगा और नेगेटिव का होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, जब भी सिस्टम वर्क करेगा तो हमारा वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्या होगा, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब हम सिस्टम पर वर्क करेंगे तब हमारा वर्क नेगेटिव होगा। ऐसा मैं समझाऊँ कि पिस्टन वाले ले लो तुम, ठीक है। पिस्टन पर ले लिया मैंने, उसको दबाना शुरू किया, मैं बाहर ही कोई वर्क कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम घट रही है, मतलब कि वर्क डन हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ फटाफट लिख देते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम तब पॉजिटिव होगा। या फिर अगर हमारा वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा हो, वॉल्यूम एक्सपेंशन के केस में, इन दोनों केस में हमारा जो होगा वर्क डन पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा हमारा, कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब हम सिस्टम पर ही वर्क कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या फिर वॉल्यूम कंप्रेशन के केस में, वॉल्यूम कंप्रेशन, इन दोनों केस में हमारा वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ मैं बता दूँ कि अगर तुम्हारा कोई साइक्लिक प्रोसेस होगा तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर पीवी कर्व होता है, ठीक है। एरिया अंडर पीवी कर्व जो होता है वो हमारा क्या देता है, वर्क देता है इन ए साइक्लिक प्रोसेस। इसको लिख लेना, इन ए साइक्लिक प्रोसेस एरिया अंडर पीवी कर्व गिव अ वर्क डन, ठीक है। ये वर्क डन के बारे में बात हो गया, ठीक है। हम शॉर्ट में फटाफट ले रहे हैं, ठीक है। डेल्टा क्यू की बात करें, हीट सप्लाई टू सिस्टम, जो हम सिस्टम को हीट देते हैं वो डेल्टा क्यू होता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, वर्क डन और डेल्टा क्यू जो दोनों पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, मतलब कि ये इस पर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा प्रोसेस कर रहा हूँ, पोलिट्रॉपिक कर रहा हूँ कि फिर एडियाबेटिक कर रहा हूँ, थर्मल कर रहा हूँ, इन पर सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी डेल्टा क्यू और वर्क की। लेकिन वही जो डेल्टा यू होता है वो हमारा होता है स्टेट फंक्शन, मतलब कि ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है कि एडियाबेटिक है, सब जगह इसकी वैल्यू बराबर होती है, दैट इज म्यू सीवीडीटी, ठीक है। डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू सीवीडीटी। सीपी क्या होता है उसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखो, सीपी और सीबी इक्वल टू होता है FR/2, एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, ये दो मेयर रिलेशन बोलते हैं, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर और सीबी इक्वल टू FR/2, जहाँ एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसके बारे में जब केटीजी का हमारा वन शॉट आएगा उसमें हम बात कर लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, देखो इंटरनल एनर्जी, अब ये पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हीट गिवन टू द सिस्टम, जब हम सिस्टम को हीट देते हैं तब हमारा डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, तब हमारा डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। लिख लेना यहाँ पर, मैं लिख नहीं रहा हूँ। पॉजिटिव कब होती है, जब हमारा हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा यू की वैल्यू, ठीक है। तो इन सभी को रिलेट करने के लिए जो है फर्स्ट लॉ का एक इक्वेशन आपको मालूम होगा, ठीक है। बेसिकली आपको मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसे बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो होता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन उसका एक स्पेशल केस है, अगर हमारा कंटेनर जो होगा वो क्लोज कंटेनर होगा तब एक रिलेशन होल्ड करता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का बोलो वर्क डन, ठीक है। ये याद करना, इसे बोलते हैं फ्लॉट, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में बात कर ली है, इसके बारे में बात कर ली है। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू या फिर वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ देखो डेल्टा क्यू तुम्हारा क्या है, पाथ फंक्शन है, डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, वर्क डन भी पाथ फंक्शन है, ठीक है।
तो इस लेसन को तुम अच्छे से याद रखना। और इसमें तुमको थर्मोडायनामिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुमको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। जूल से कैल्विन में कैसे जूल से हम कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करें, डिग्री सेल्सियस से कैल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। इन सबको ध्यान रखना। मैक्सिमम बच्चे वहीं पे गलती कर देते हैं। और प्लस जब जेईई में एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वहाँ क्या लिखा रखा है, वॉगडन वाइज सिस्टम लिखा है कि वॉगडन ऑन सिस्टम लिख रखा है, इन सब बातों का ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमम गलती बच्चे यहीं पर करते हैं, साइन अच्छे से नहीं ले पाते, इसी कारण यहाँ से गलत आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आपको साइन कन्वेंशन प्लस यूनिट का ख्याल रखना है। इस चैप्टर में सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तब तक वीडियो को तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। और एरिया अंडर पीबी कर्व क्या कहता है, हमें वर्क डन देता है, ठीक है। इसकी फिर याद रखना, ठीक है। और एक बार बता दूं मैं तुमको, एरिया अंडर साइक्लिक प्रोसेस होगा तो एरिया अंडर पीबी कर्व जो होगा वो हमारा वर्क डन देता है। अगर क्लॉकवाइज होगा, ये भी बताना भूल गया, बताया था मैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमारा पीबी कर्व ऐसा कुछ बना रखा है, ठीक है। अगर इसको हमको बताना है कि इसका एरिया पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो देखो अगर एक प्रोसेस हमारा क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज है तो हमारा क्लॉकवाइज होगा तो इसका जो एरिया आएगा वो तो ऑलरेडी हमको वर्क डन तो देगा ही, वर्क डन। अब इस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसको जैसे पता करेंगे कि अगर हमारा वर्क डन अगर हमारा जो प्रोसेस है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, देखो ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखो क्लॉक वाइज, तो ये हमारा कितना एरिया पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा वर्क डन। और वही अगर एंटी क्लॉकवाइज होता, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा वर्क डन जो होता, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। इसका याद रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस में जब हमारा जो प्रोसेस हो रहा है वो क्लॉकवाइज होगा तो उसका जो एरिया अंडर पीबी कर्व होगा वो नेगेटिव, उससे वर्क डन तो आएगी ही, प्लस जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा अगर क्लॉकवाइज होगा तो, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं तुम्हारे सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जब भी हमारा कोई प्रोसेस दे रखा हो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वो प्रोसेस जो है आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और तुमको मालूम होगा जो डेल्टा यू है, अब डेल्टा यू की बात कर ले, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ मैंने लिख रखा है, फिर डेल्टा यू की बात करें, डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बताओ। तो मैंने जस्ट पिछले स्लाइड में लिख रखा था कि डेल्टा यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा यू जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, मतलब कि यहाँ पर जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू सीवीडीटी, ठीक है। सीवीडीटी यानी डीटीआर है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट हो गया, जब चेंज लेंगे यानी तो वहाँ से वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, जीरो होगी, ठीक है। यहाँ लिख के बताया था मैं, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है। कैसे है जीरो, देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है म्यू सी वी, म्यू क्या है, मोल है, सी वी डी टी, डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हमारा कांस्टेंट दे रखा है। तो अभी भी टेम्परेचर टी है और आगे चल के भी टेम्परेचर टी है, तो डी टी निकालो तो डी टी की वैल्यू जीरो आएगी, जिसके कारण हमारा डेल्टा यू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ डेल्टा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेल्टा यू के बारे में बता दिया। अब डेल्टा क्यू को बताने से पहले मैं एक यहाँ पर रिलेशन आपको याद दिला दूँ। आपको आइडियल गैस के बारे में मालूम ही होगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, सबको मालूम है, ये कौन सी बड़ी बात है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया क्यों, क्योंकि तुम्हारा प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है। और मोल भी अगर कांस्टेंट मान ले और तो आर वैसे भी कांस्टेंट है, तो यानी एक रिलेशन होल्ड करेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। इसको याद रखना, जब भी तुम्हारा कहीं आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा हो तो एक रिलेशन ये भी होल्ड करेगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो यहाँ देखो अब हम वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब मैंने तुमको बताया कोई सी भी प्रोसेस हो तो क्या होता है, डेल्टा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV, ठीक है, PdV। अब देखो प्रेशर की वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो PV इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू म्यू आर टी, ठीक है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू कितने, P इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू आर टी बाई वी, ठीक है, म्यू आर टी बाई वी, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब इस प्रेशर की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ जब पुट करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा, म्यू आर टी बाई v इंटू डी वी। अब तुमको मालूम है डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, ठीक है, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी बी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln v, और v1 से v2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाता है डेल्टा w इज इक्वल टू म्यू आर टी ln v2 अपॉन v1, ठीक है। यह तुम्हारा वर्क की वैल्यू हो जाएगी, इसको याद रखना,
डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू म्यू आर टी एल एन वी टू अपन वी वन। अब तुम यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम की जगह पर यहाँ पर प्रेशर के टर्म में रख सकते हो, यहाँ से प्रेशर में रिलेशन आ जाएगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो कर सकते हो कर सकते हो। अगर एल एन दे रखा है, लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 2.303 म्यू आर टी लॉग वी टू अपन वी वन, बस यहाँ पर चेंज आ जाएंगे। तो तुम्हारा डेल्टा डब्ल्यू आ गई, डेल्टा यू की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू तुम्हारा निकलेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू म्यू आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, ठीक है। अब यहाँ देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा आइसोथर्मल होने का ये वैल्यू जीरो हो गई। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है हमारे वर्क डन के बराबर है, मतलब जो भी हम हीट सिस्टम को सप्लाई करेंगे टोटली वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अभी मानो यहाँ पर डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा हीट सप्लाई करेंगे वो टोटली वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। पीवी कर्व दे रखा है, तो पीवी कर्व दे रखा है, पीवी कर्व का स्लोप होता है वो किसके बराबर आता है, माइनस का पी टाइम्स वी के बराबर, ठीक है। माइनस का पी टाइम्स वी के बराबर आता है स्लोप की वैल्यू। और एक बात याद रखना कि कभी भी पीवी कर्व में, ठीक है, दो ग्राफ कभी भी कट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब कि सिंपल में भाषा में बोले तो कभी भी पीवी कर्व में दो ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी ये ग्राफ ऐसे कहीं दे रखा होगा तो ये गलत होगा, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। और एक बात बोल लूँ यहाँ पर, देखो अगर ऐसा दे रखा और तीर के निशान को ध्यान दें, तीर का निशान ऐसा है पीवी, यहाँ ये कौन सा केस है तुम्हारा, ये तुम्हारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है एक्सिस पर, तो ये तुम्हारा हो गया एक्सपेंशन का केस। कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन का केस होगा तुम्हारा, ये कंप्रेशन की बात करें तो ये हो गया ऐसे, तीर का निशान ऐसे ऊपर हो, ये वी हो गया, पी हो गया, तो ऐसे जा रहा है तो मतलब कि इधर की ओर आ रहा है वॉल्यूम, तो ये तुम्हारा कंप्रेशन का हो गया, ऐसे थर्मल कंप्रेशन हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जनरली हम किन प्रोसेस को हम आइसोथर्मल मान सकते हैं। कोई भी स्लो प्रोसेस हो रहा होगा उसको हम आइसोथर्मल कंसिडर कर सकते हैं। कहीं भी हमारा फेज चेंज हो रहा होगा, जैसे कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इन दौरान हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहती है, तो उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस मान सकते हैं, ठीक है। जब भी हमारा फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि ऐसा कुछ बन गया है, ठीक है, इसमें गैसेस भरे हुए हैं और मैंने हल्का सा यहाँ पर ऑरिफिस मतलब हल्का सा यहाँ पर छेद कर दिया, इससे जो निकल रहे होंगे गैसेस, ये भी जो प्रोसेस होगा ये भी तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर होता है। तो ये थी पूरी आइसोथर्मल के बारे में बात। अब आगे बात करते हैं एडियाबैटिक के बारे में। अभी मैंने जस्ट आइसोथर्मल के बारे में डिस्कस किया, अब महा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इस पर मैंने स्टार भी लगा रखा है, इसके सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट को बिल्कुल मेमोराइज होनी चाहिए, ठीक है। तो एडियाबैटिक में क्या होता है कि हमारा जो हीट होता है, हीट सप्लाइड वो कांस्टेंट होती है, मतलब डेल्टा क्यू वो जीरो होती है, ठीक है। तो यानी डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। अब डेल्टा डब्ल्यू क्या होती है, डेल्टा यू, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डिराइव करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू होता है म्यू आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टी वन माइनस टी टू। अब यहाँ पर म्यू क्या है, जहाँ भी मैं इस पढ़ा रहा हूँ लेक्चर में, जहाँ जहाँ म्यू बोल रहा हूँ उसकी मतलब होगा कि वो मैं मोल के बारे में बात कर रहा हूँ। और गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ सी पी अपॉन सी बी, डेट इज कॉल्ड गामा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टी वन माइनस टी टू। याद रखना क्या है, टी वन माइनस टी टू, ना कि टी टू माइनस टी वन, ठीक है। ठीक है, इसको याद रखना है। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू म्यू आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टी वन माइनस टी टू। अब देखो तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो आ गई, डेल्टा डब्ल्यू भी आ गया। अब डेल्टा यू कैसे निकालोगे, तो डेल्टा यू निकालने के तुम यूज करोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो तुम्हारे पास डेल्टा यू क्यू की वैल्यू जीरो हो गई, डेल्टा डब्ल्यू यानी डेल्टा जीरो इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यानी जो भी हमारा वर्क डन होगा वो नेगेटिव ऑफ द डेल्टा यू के बराबर होगा। मतलब कि अगर मैं बात करूँ डेल्टा यू की, तो डेल्टा यू की बात करें तो निगेटिव ऑफ डेल्टा डब्ल्यू होगी, यानी यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाएगा। क्या एक और फॉर्मूला बन जाएगा, हाँ, यानी डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, म्यू आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। देखो बच्चे यहाँ गलती कर दी, मैंने भी गलती कर दी, ठीक है ठीक है। देखो अब तुम बोले कि भैया आपने तो बोला था डेल्टा यू जो है वो प्रोसेस पर डिपेंड ही नहीं करता है, फिर यहाँ पर फॉर्मूला अलग आ गया। ये देखो यहाँ डेल्टा यू इक्वल टू क्या आएगा, म्यू आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। ये तो अलग फॉर्मूला से आ गया,
लेकिन आपने बोला था कि डेल्टा यू की वैल्यू तो ऑलवेज म्यू CBDT होती है। बिल्कुल सही मैंने बोला था और अभी वो सही है। ये जो तुम्हारा फॉर्मूला आया हुआ है वो तुम्हारा म्यू CBDT से ही डिराइव होकर आया हुआ है, ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको डिराइव करके फटाफट दिखा ही देता हूँ। देखो यहाँ पर तुम्हारा डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होगा, ठीक है। एडियाबेटिक आ रहा है, ये 0 हो गया, तो यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू देखो माइनस का म्यू CBDT लेते हैं। अब इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं हम। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से आएगा डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू म्यू CB ऑलरेडी का माइनस है, बाहर याद रखना इसको, ठीक है। म्यू CB T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखो यहाँ से CB में अब देखो मालूम होगा CP/CB इक्वल टू गामा होता है, ठीक है। और CB को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, CB इक्वल टू होता है तुम्हारा FR/2। और एक रिलेशन की बात करें अगर यहाँ पर हम CP इक्वल टू होगा तुम्हारा CB की वैल्यू ये हो गई। अब उसके बाद से ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने यहाँ टाइप कर दिया म्यू CB। अब देखो CB यहाँ पर रखा है, यहाँ पर गामा है, तो तुमने KT जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं रिवाइज करा दूंगा। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये क्या होगा, CB सबसे पहले तुमको CB इक्वल टू क्या होता है FR/2, और एक और रिलेशन होता है गामा इक्वल टू 1 + 2/f। तो यहाँ थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण बार बार वीडियो कट हो जा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर CB इक्वल टू FR/2 होता है। और यहाँ देखो अगर यहाँ पर रिलेशन तुमको मालूम होगा गामा इक्वल टू 1 + 2/f, सारे KTG में एक्सप्लेन होंगे, एक बार तुम उसको बस ध्यान से देख लो। तो यहाँ से तुम F निकाल कर यहाँ पुट कर दोगे तो तुम्हारा आता है रिलेशन CB इक्वल टू R/Γ-1। तो यहाँ पर तुम पुट करो CB की जगह पर R/Γ-1, तो क्या आएगा डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस का म्यू R/Γ-1 T2 माइनस T1। अब इस माइनस को अंदर खपा दो, अंदर खपाने के बाद क्या हो जाएगा T1 माइनस T2, तुम्हारा रिलेशन निकल कर यही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुमको डेल्टा यू मिल गई, डेल्टा डब्ल्यू मिल गई, ठीक है। अब आगे नीचे 2 पॉइंट क्या लिखे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ लिख रखा है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज ए कूलिंग इफेक्ट। जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है वो कूलिंग इफेक्ट होता है। कैसे, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। क्या लिखा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज ए कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। देखो जब तुम्हारा मान लेते हैं एक पिस्टन है, टाइटली पैक्ड है, हीट ना अंदर सप्लाई हो सकती है ना बाहर निकल सकती है, तो जब मैं पिस्टन को ऊपर की ओर खींचूंगा तो जब मैं उस पर सिस्टम पर वर्क कर रहा हूँ, मतलब कि मैं जब खींचूंगा ऊपर तो उसको अपोज करने के लिए जो अंदर का इंटरनल टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन होगा, क्योंकि अब तो कोई बाहर से हीट सप्लाई तो हो नहीं सकती, यानी जो सिस्टम के पास जो हमारा इंटरनल एनर्जी है उसी को यूज करना पड़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहा है मतलब कि इंटरनल एनर्जी की कमी होगी। जब इंटरनल एनर्जी की कमी होगी तो जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डाउन होगा। अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो हमें कूल फील होता है, यानी वो कूलिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है। और एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करें तो एडियाबेटिक जैसे ही हम पिस्टन को मैं दबाऊंगा तो मैं सिस्टम में क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ कि एनर्जी बढ़ा रहा हूँ सिस्टम की, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ी मतलब कि टेम्परेचर बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगी मतलब कि मैं गर्म यानी हीटिंग इफेक्ट होगा वहाँ पर, ठीक है। जी तुमको समझ में आ गया कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन जो होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन वो एक कूलिंग इफेक्ट है और एडियाबेटिक कंप्रेशन जो है एक तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर कर्व देख लो, पीवी का कर्व देखो, इसका जो स्लोप होता है एडियाबेटिक के माइनस या गामा टाइम्स होता है, यानी यहाँ पर स्लोप आएगा माइनस या गामा टाइम्स P/V आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, माइनस या गामा टाइम्स P/V लिख देता हूँ यहाँ पर मैं यहाँ थोड़ा सा जगह खाली कर, जगह की कमी है यहाँ पर, ये सारे लिख रखे हैं ना, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो फटाफट से थोड़ा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसका जो स्लोप होता है तुम्हारा, स्लोप की जो तुम्हारी वैल्यू होगी वो होगी माइनस का गामा टाइम्स P/V, ठीक है। यानी एक और लिख सकते हैं यहाँ से, स्लोप की जो वैल्यू होती है, स्लोप की वैल्यू वो गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होती है, ठीक है। और बात करें और तुम्हारा कोई ऐसा दे रखा हो, ये ठीक है, ये तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, नहीं ठीक है। ये देखो अब तुम बताना है इसमें कि कौन सा एडियाबेटिक का ग्राफ है, कौन सा एडियाबेटिक का ग्राफ है और कौन सा तुम्हारा यहाँ पर आइसोथर्मल का ग्राफ है। तो ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा होता है। एडियाबेटिक यहाँ से लिख सकते हो कि एडियाबेटिक का स्लोप क्या होता है, गामा टाइम स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, यानी जो एडियाबेटिक का जो स्लोप होगा,
स्लोप वो ज़्यादा होगा आइसोथर्मल कंपेरिजन में। तो यानी तुम क्या करो, जब भी तुमको पहचानना हो कि इसमें से कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सा एडियाबेटिक है, तो स्लोप ज़्यादा मतलब कि ढलान ज़्यादा, मतलब तुम क्या करो, इस पर बैठ जाओ, यहाँ तुम बैठ जाओ और बैठने के बाद फील करो कि तेज़ी से नीचे कौन आओगे, जिसमें तुमको कितने सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा झूला झूलने में, उसका स्लोप ज़्यादा मतलब ढलान ज़्यादा होगी। तो यानी वो आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबेटिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बैठता हूँ, यहाँ बैठने पर थोड़ा सा स्लो आएगा आदमी नीचे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा तुम्हारा क्या, आइसोथर्मल। और इस पर अगर इस पर बैठ कर मैं नीचे आता हूँ बहुत तेज नीचे आऊँगा, मतलब का स्लोप ज़्यादा है, ढलान ज़्यादा है, मतलब कि तुम्हारा हो जाएगा एडियाबेटिक। ठीक है, तुम पहचान सकते हो ऐसे कि कौन सा ग्राफ तुम्हारा एडियाबेटिक का है, कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का है। ठीक है, ये याद रखना कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, मतलब कि एडियाबेटिक ग्राफ का पीवी ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द आइसोथर्मल। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन की, इस पर सवाल ज़्यादा पूछता है। एक याद रखना रिलेशन इसमें होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, डायरेक्ट नहीं पूछता है, क्या करेगा, अब इसको देखो, पी की जगह क्या करता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो प्रेशर को हटाने के लिए क्या करेगा, प्रेशर घटाओ, इसको वॉल्यूम के टर्म में लिख दो एन आर टी। ठीक है, यानी प्रेशर की वैल्यू कितनी, पी इज इक्वल टू वी। ठीक है, अब क्या करो, इस प्रेशर को उठाकर यहाँ पर पुट करो, सॉल्व करो, वहाँ से भी अलग अलग रिलेशन आते हैं। मतलब एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी क्या करेगा कि इसको तुमको वॉल्यूम की जगह पर टेम्परेचर के टर्म में वैल्यू पुट करने की, मतलब प्रेशर में रिलेशन आ जाएगा। इस प्रकार के तुम चिन्हित करके अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तुमको एक रिलेशन याद रखना है, पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसको तुम ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो ये तुमको जो रिलेशन होता है तुम्हारा, ये रिवर्सिबल के लिए होता है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं होता, तुम्हारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, तब तुम पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट रिलेशन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर अब हम आगे बात करते हैं, एक और इसमें पॉइंट छूट जाता है, क्या छूट जाता है कि अगर तुमको पूछ दे कि वर्क डन किसका ज़्यादा होगा, स्लो एडियाबेटिक का कि तुम्हारा आइसोथर्मल का। चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं किसका वर्क ज़्यादा होगा। ठीक है, तुम देखो, अगर सवाल पूछ दे कि इसमें से पहले तुम पहचानोगे तुम्हारा इसमें एडियाबेटिक कौन सा है और आइसोथर्मल कौन सा है, तो मैंने बोला अगर तुमको पहचानना हो कि एडियाबेटिक कौन सा है, आइसोथर्मल कौन सा है, तुम उस ग्राफ पर बैठ जाओ और अपने आप को फील करो कि मैं झूला पर झूल रहा हूँ स्लोप वाला। ठीक है, तो जिसमें तुमको ज़्यादा मजा आएगा उसका तुम्हारा स्लोप ज़्यादा होगा, मतलब कि वो तुम्हारा प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ तो यहाँ पर बैठने पर क्या होगा, थोड़ा सा कम मजा आएगा क्योंकि ढलान कम है। कैसे कम है, क्योंकि इसमें थोड़ा आदमी स्लो नीचे की हो जाएगा, लेकिन इसी पर बैठ जाओ तो इसकी कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा मजा आएगा इसमें। तो यानी ये प्रोसेस तुम्हारा हो गया एडियाबेटिक, क्या हो गया, एडियाबेटिक। ठीक है, और ये तुम्हारा आइसोथर्मल हो गया। और तुमको मालूम है कि एरिया अंडर पीवी कर्व क्या रहता है, तुम्हारा एरिया अंडर पीवी कर्व तुम्हें वर्क डन देता है। देखो वर्क डन की वैल्यू किसमें ज़्यादा आएगी, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। जो रेड वाला है वो तुम्हारा एडियाबेटिक का वर्क है। ठीक है, अब आइसोथर्मल का वर्क क्या होगा, जो तुम्हारा ब्लू वाला है, ब्लू वाला पूरा एरिया वो तुम्हारा आइसोथर्मल का है। देख के बताओ किसका वर्क ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख पा रहा होगा कि वर्क ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क ऑफ एडियाबेटिक। एडियाबेटिक कंपेरिजन में तुम्हारा वर्क आइसोथर्मल का ज़्यादा है। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना। जितना मैंने फॉर्मूला बताया वर्क डन का, डेल्टा यू डेल्टा क्यू हीटिंग इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट है, इसका तुम ध्यान रखना। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि हम कैसे पहचाने, मतलब कि कुछ जनरल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जो कि एडियाबेटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे टायर में हवा भरे हुए हैं और अचानक से वो बर्स्ट हो जाता है, वो तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, और क्या होता है, तुम्हारा अचानक से कोई किसी चीज़ को हम ठंडा कर रहे हैं अचानक से, वो भी तुम्हारा क्या होता है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, मैंने बताया कि तुम कुछ एग्जांपल एडियाबेटिक के, तो सबसे पहले बताया तुमको कि अगर टायर फट रही है, अचानक से हवा निकल, कोई भी सडन प्रोसेस हो, सारे के सारे एडियाबेटिक होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन ऑफ रियल गैसेस इज ऑल्सो एन एग्जांपल्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। और एक बात कर ले हम कि अगर कोई कंटेनर दे रखा हो नॉन कंडक्टिंग हो, मतलब ना से उसमें हीट सप्लाई हो सकता है, ना बाहर जा सकता है, ना अंदर है। फॉर एग्जांपल जो हमारा थर्मस फ्लास्क होता है घर में, ठीक है, इसमें हम पानी गर्म रखते हैं तो गर्म ही रहता है, वो तुम्हारा उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, इतना ही ध्यान रखो। तो ये थी हमारी पूरी एडियाबेटिक के बारे में। अब